नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, मजे से होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे जो कि रीट के सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं यूनिट 4 और 5 में। उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। वैसे साथियों, ये रीट का ही टॉपिक न मान करके प्रत्येक कंपटीशन में, जैसे कि राजस्थान पुलिस में भी था, पटवार के अंदर भी है, आगे आप अगर बड़े कंपटीशन भी दोगे तो उसके अंदर भी ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। जैसे कि साथियों, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, जो कि जिला प्रशासन को हमने विस्तार से देखा था कि जिला प्रशासन के कौन कौन से कार्य होते हैं, कर्तव्य उसके बाद में जिला प्रशासन का स्वरूप हमने देखा था, ढांचा कैसा है वो हमने देखा। उसके बाद में हमने संक्षेप में बात की थी जिले की न्याय व्यवस्था पे। आज उसी को हम विस्तार से देखेंगे साथियों, ठीक है ना? आगे बात समझ में कैसी चल रही है आपकी तैयारी, बता दो साथियों। अब अपनी तैयारी को और गति दो। मात्र ये मानो कि 90 दिन का ही समय रहा है, ज्यादा समय नहीं है रीट के कंपटीशन का। साथियों, दिन रात एक कर दो, अच्छी मेहनत करो, बार बार ये मौका नहीं आएगा। हमारे परिवार वाले, घर वाले, हमारे मोहल्ले, गांव वाले सभी को एक ही काम चाहिए, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। तो साथियों, सिलेक्शन तभी होगा जब हम रीट के अंदर अच्छा स्कोर बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। चाहे वो कोई भी विद्यार्थी क्यों ना हो, उसको मेहनत तो करनी होगी। मेहनत के बगैर तख्ते ताउज नहीं मिलता। सफलता तभी मिलेगी जब आप अच्छी मेहनत करोगे। मेहनत ही वह पूंजी है जो किस्मत का दरवाजा खोलती है। जैसे कौटिल्य ने कहा है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। पक्की अच्छी मेहनत होनी चाहिए और अच्छा अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अपनी तैयारी को गति दो साथियों, ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे जिले की न्याय व्यवस्था कैसी है। जिले के अंदर न्याय व्यवस्था, क्योंकि सामाजिक जीवन में सभी मिलजुल कर रहते हैं, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन फिर भी कोई आपसी मनमुटाव झगड़ा हो जाता है, उसको लेकर के ये मानो कि भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कर रखी है और वो भी स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया है, इकहरी न्यायपालिका को अपनाया है साथियों। जो कि आप देखोगे भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, उसके बाद में अपील नहीं होती। उसके बाद में तो भगवान के घर ही जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ग्राम न्यायालय में, ग्राम अदालतें जो बनी हुई है वहां जाओगे, उसके बाद में आप तहसील में आओगे, फिर खंड स्तर के न्यायालय में जाओगे, फिर जिला स्तर के न्यायालय पे जाओगे, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है ना साथियों? लेकिन देखा जाता है उसी आधार पे हमारे जिले के अंदर भी न्याय व्यवस्था कर रखी है कि नागरिकों को अच्छा न्याय मिल सके, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय मिल सके। इसके लिए जिले के अंदर भी न्याय व्यवस्था है साथियों, ध्यान दो, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जो कि कहा जाता है कि सामान्यतः व्यक्तियों के बीच में 3 प्रकार के विवाद होते हैं।
तीन प्रकार के विवाद होते हैं। इसी प्रकार हमारे जिला न्याय व्यवस्था में तीन प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। कितने? तीन प्रकार के न्यायालय। पहला तो होगा दीवानी न्यायालय, जो दीवानी विवादों का समाधान करेगा, निपटारा करेगा। और दीवानी विवाद कौन से होंगे? जो संपत्ति जायदाद संबंधी, अचल संपत्ति संबंधी होंगे, वो होंगे। और उसका निपटारा कहाँ होगा? दीवानी न्यायालयों में। और ये रहेगा दीवानी न्यायालय का स्वरूप। उसके बाद में दूसरा है फौजदारी विवाद के लिए फौजदारी न्यायालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार जुड़ा है ये रीट के अंदर, नया टॉपिक है। और वैसे भी हमें सामान्य नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमारे सामने भी तो ऐसी परिस्थितियां कभी आ जाए तो उस समय कम से कम हमें न्याय व्यवस्था का, हमारे जिले की न्याय व्यवस्था का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना? समझ गए? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो मेरे साथियों। ठीक है ना? हाँ साथियों, फौजदारी जो विवाद होंगे उसके लिए फौजदारी न्यायालय बनाए गए, जो कि आप देखोगे उसकी संरचना ढांचा ऐसा होगा। जो कि फौजदारी विवाद कौन से होते हैं सर? तो मैं बता दूं, फौजदारी विवाद वो होते हैं जो कि हत्या, चोरी, डकैती, शांति भंग जहां पे होती है वो हो जाएगा, आप देखोगे फौजदारी विवाद। ठीक है ना साथियों? चोरी डकैती संबंधी। उसके बाद में नंबर 3 राजस्व न्यायालय, जो कि कृषि भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं उसके लिए वो कौन से विवाद कहलाएंगे? राजस्व विवाद। और राजस्व विवाद के लिए क्या बना दिया गया? राजस्व न्यायालय बना दिया गया साथियों। और उसकी संरचना ये होगी, ढांचा। ठीक है साथियों? तो हमें इन तीनों को विस्तार से देखना है। वैसे तो इस तीनों के बाद में आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैंने कहा ना, पिरामिड की तरह हमारी न्याय व्यवस्था है, वो पिरामिड की तरह। पहले लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय कहोगे छोटे छोटे, फिर उसके बाद में तहसील स्तर के न्यायालय, उसके बाद में खंड स्तर के न्यायालय, उसके बाद में जिला सत्र न्यायालय, उसके बाद में हाई कोर्ट। क्या होगा? हाई कोर्ट। और उसके बाद में सर्वोच्च शिखर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से जुड़े हुए कड़ी की तरह, सीढ़ी नुमा आप कह सकते हो। आगे नवाज सुनिए, भारत में एकीकृत, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया है। जो कि हम केंद्र सरकार में संघीय न्यायपालिका देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकार के अंदर हम बात करते हैं जो कि राज्य न्यायपालिका, हाई कोर्ट। और उसके साथ में अधीनस्थ न्यायालय, यही तो है वो अधीनस्थ न्यायालय। ध्यान दो साथियों, जो हम पढ़ते हैं ना कि अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है हाई कोर्ट के परामर्श से, तो वो यही है जिला न्यायाधीश। ये न्यायिक कर्मचारी होंगे, जबकि ये प्रशासनिक होंगे जो न्यायिक काम करेंगे। इसीलिए तो जिला कलेक्टर को जिलाधीश कहा जाता है, क्योंकि राजस्व न्यायालय में सर्वोच्च यही है जिले के अंदर, जिसे जिला मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो। आईएएस अधिकारी जो होता है, प्रशासनिक अधिकारी, वो यही है। और राजस्व न्यायालय में भी यही सर्वोच्च होगा साथियों। आगे ना बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये 3 न्यायालय देखेंगे। इसके अलावा भी आप देखोगे जिले में और न्यायालय भी होते हैं, जैसे कि पारिवारिक झगड़ों के लिए न्यायालय अलग होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी अलग होते हैं, उसके बाद में दुर्घटना से संबंधित अलग होते हैं, श्रम न्यायालय अलग होता है। उसी प्रकार जिला उपभोक्ता मंच होता है।
तो साथियों इसके अलावा भी न्यायालय होते हैं। और उसके बाद में आप देखोगे लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत भी होती है। उसके बाद में आप कहोगे ग्राम न्यायालय या ग्राम अदालत, जो कि हमारा राजस्थान ग्राम अदालत की जन्म भूमि माना जाता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आप देखोगे 2008 के अंदर ग्राम अदालतों के लिए एक अधिनियम पारित किया था, जो 2 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ, लागू हुआ। और हमारे राजस्थान में शुरुआत करते हुए 27 नवंबर 2010 को पहली बार ग्राम अदालत, ग्राम न्यायालय की स्थापना की थी बस्सी के अंदर, जयपुर। कहां पे की थी? बस्सी, जयपुर। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2010 में 27 नवंबर को जयपुर के अंदर ग्राम अदालत, ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भी साथियों ध्यान देना और नोट भी कर लेना, जो कि जिले के अंदर गरीब, असहाय और जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, उनको निःशुल्क, बिना शुल्क के निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए और एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी बनाया गया है, जो निःशुल्क कानूनी सहायता देगा जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, असहाय जो लोग हैं ना, उनको। कौन देगा? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। कहां पे होता है? जिले स्तर पे। नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। और ये क्या बात समझ में? बता दो ना साथियों, आज हम क्या पढ़ रही हैं? आज हम पढ़े जिले की न्याय व्यवस्था, जो हमने पिछली क्लास के अंदर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था देखी थी। न्याय व्यवस्था कैसी है? जो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था हम कह रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था भारत ने अपना रखी है। उसी कड़ी में आप देखोगे जिले के अंदर जो 3 प्रकार के विवाद होते हैं नागरिकों के बीच, उसके लिए 3 प्रकार के न्यायालय बना दिए गए। दीवानी विवाद के लिए दीवानी न्यायालय, फौजदारी विवाद के लिए फौजदारी न्यायालय और राजस्व विवाद के लिए राजस्व न्यायालय। हाँ साथियों, तो इस तीनों न्यायालयों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना एक क्वेश्चन बन सकता है, और वैसे व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तभी तो हमारे भारत के अंदर जो भी नागरिकों के बीच में विवाद होते हैं, उनके निपटारे के लिए, उचित और अनुचित का फैसला करने के लिए न्यायपालिका को अपनाया गया है। ठीक है ना साथियों? तो देखो सबसे पहले दीवानी न्यायालय अति महत्वपूर्ण है साथियों। दीवानी जो विवाद होते हैं उनका समाधान या निपटारा कौन करेगा? दीवानी न्यायालय करेगा। ठीक है ना साथियों? जिसके अंदर सर्वोच्च कौन होगा? जिला न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 233 के तहत और हाई कोर्ट के परामर्श से। और उसका सहयोगी कौन होगा? अपर जिला न्यायाधीश होगा। और ये कहां पे होंगे? जिला स्तर पे होंगे। दीवानी न्यायालय का जिला स्तर पे सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होगा? जिला न्यायाधीश होगा। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? कैसी लग रही है आज वाली क्लास? बता दो, है ना? गजब रोचक और मजेदार, जिससे आपका नॉलेज बढ़ रहा है। आपको कोई गाइड, पासबुक या अन्य कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना प्यार कर लेना, मैं दावा करता हूं उससे क्वेश्चन आ जाएगा, अगर वो बनाता है तो। अगर नहीं बनाता है तो उसकी मर्जी है। ठीक है ना साथियों? उसके बाद में है सिविल न्यायाधीश, जो कि वरिष्ठ खंड स्तर पर होता है। और उसके बाद में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड स्तर पर होगा। ध्यान देना साथियों, दीवानी न्यायालय में कौन से विवाद आएंगे? अति महत्वपूर्ण है।
संपत्ति, जमीन जायदाद संबंधी, यहाँ कहोगे चीजों की खरीदारी, विवाह, किराया, संविदा संबंधी, इकरारनामा, ध्यान दो, जो कि इकरारनामे की पालना कराने, अचल संपत्ति, गोद लेने से संबंधित आदि विवादों का निपटारा इसमें होगा। सबसे पहले तो आप जाओगे सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड स्तर के न्यायालय में, जो कि ध्यान देना 1 से लेकर के और 25,000 तक का अगर कोई विवाद है तो किस न्यायालय में, इस न्यायालय में जाओगे। उसके बाद में आप यहां अपील कर सकते हो, बाद में यहां अपील कर सकते हो, और बाद में आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट, और उसके बाद में कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। आगे सुनने, जहां शुरुआत होगी वह उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। हाँ, यहां से संतुष्ट नहीं हो, उसके बाद इसमें, और उसके बाद में इसमें, उसके बाद में हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये क्रम रहेगा। ध्यान दो साथियों, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान देना, जो कि 25,001 से लेकर के और 50,000 तक का कोई विवाद है, उस समय सर्वप्रथम इसमें जाओगे। जबकि 1 रुपए से लेके 25,000 वाला वो तो यहाँ पे होगा उसका समाधान, और जबकि 25,001 से लेके 50,000 रुपए तक का कोई भी विवाद है, उसके लिए कहां जाओगे, वरिष्ठ खंड स्तर, और वहां से संतुष्ट नहीं होते हो फिर जाओगे जिला न्यायाधीश, ठीक है ना। और वहां से नहीं तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट। आगे ना ये क्रम समझ में, ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जहां उसकी शुरुआत होगी वही उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। उसके बाद में इसके अंदर 50,001 से अधिक रुपए का कोई विवाद होगा, 50,001 से अधिक रुपए का विवाद होगा, उसके लिए आप जिला स्तर का जो जिला न्यायाधीश न्यायालय है ना, वहां जाओगे। ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा। यहां से अगर आप संतुष्ट नहीं हुए इसके निर्णय से, तो उसके बाद में जाओगे हाई कोर्ट, और उसके बाद में जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ये क्रम रहेगा साथियों। पहले इसमें जाओगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर आप जाओगे हाई कोर्ट, और उसके बाद में जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ये क्रम रहेगा। आगे ना बात समझ में, तो ये रकम भी ध्यान देना, जो रुपए बताए गए ना, जिसको लेकर के ये मानो वहां पे विवादों की सुनवाई होती है, 1 रुपए से 25,000 रुपए तक का विवाद यहाँ पे सुना जाएगा। जबकि 25,001 से लेकर के 50,000 तक का जो विवाद है वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। जबकि 50,001 से अधिक रुपए का कोई विवाद है, उसकी सुनवाई यहाँ पे क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना साथियों, बता दो, ठीक है ना। पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े, बता दो, ठीक है ना। आगे समझ में। हाँ, आप जो बार बार कहते हो कि क्लास में जो रोचकता होती है ऑफलाइन के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग के अंदर, वैसी यहाँ पे नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूं ये बात आपकी, लेकिन नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से वीडियो को सुना करो, देखा करो, समझा करो, फिर नोट किया करो, ठीक है ना साथियों। जब भी आपको समय मिले, ये मानो कि वीडियो को पूरा देखा करो। आगे बात सुननी। उसके बाद में फौजदारी, जो अगला कौन सा होगा, फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, जिसके अंदर सबसे बड़ा जिले में कौन सा होगा, 70 न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, जिसे हम जिला स्तर पर कह सकते हैं। उसके बाद में होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो खंड स्तर पे होता है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कि तहसील स्तर पर होता है, जो प्रथम वर्ग का माना जा सकता है। सबसे पहले तो फौजदारी विवाद कौन से होते हैं, ये देखो साथियों। फौजदारी विवाद होते हैं जो कि मारपीट, एक दूसरे को पीट दिया जाए, डिशुम डिशुम कर दिया जाए, और
या लड़ाई झगड़ा हो, तुम्हें हो जाए किसी से, और ध्यान देना चोरी कर ली गई हो, कोई भी वस्तु की किसी भी तरीके की चोरी और शांति भंग कर दी गई हो, तो या फिर किसी की हत्या कर दी गई हो, मर्डर कर दिया गया हो, ध्यान दो, तो इसी में आदि संबंधी विवाद कहां होंगे, फौजदारी न्यायालय में होंगे। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि संपत्ति संबंधी दीवानी न्यायालय में, जबकि मारपीट चोरी डकैती बलात्कार हत्या के किस में होंगे, फौजदारी न्यायालय में होंगे, मुकदमे। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले तो ध्यान दो कि थाने के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी। सबसे पहले FIR जिसको हम कहते हैं ना कि FIR दर्ज होनी चाहिए, जो कि नाम ध्यान रखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, उसके बाद में उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। ये नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, पहले FIR दर्ज और उसके बाद में होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने तहसील स्तर पर, और वहां से संतुष्ट नहीं होते हो तो फिर उसके बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंड स्तर पे जाओगे आप, और उसके निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हो फिर जिला स्तर पे जाओगे, सत्र न्यायाधीश अपर न्यायाधीश के पास, वहां से भी संतुष्ट नहीं हो तो उसके बाद में हाई कोर्ट जाओगे, राज्य के उच्च न्यायालय, और अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं हो तो उसके बाद जाओगे सुप्रीम कोर्ट। आ गई ना बात समझ में? जो सामान्य चोरी से संबंधित विवाद होंगे वो सर्वप्रथम यहाँ पे, कुछ गंभीर प्रकृति के आरोप है वो यहाँ पे, लेकिन हत्या जैसा गंभीर आरोप है, अपराध है, तो आपको यहां जाना होगा सीधे ही सत्र न्यायाधीश के पास। नोट कर लेना ये बात, हत्या का जो मामला है, गंभीर हत्या का मामले की सुनवाई यहां होगी, यहां सामान्य चोरी की। हालांकि सबसे पहले तो थाने के अंदर आपको FIR दर्ज करवानी होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में याद रख लेना, प्रथम सूचना प्रतिवेदन आलेखन, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल होगी कि ये कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा, तब जाएगा अभियोग उसके अंदर। ठीक है ना साथियों, इस तरीके से इसे जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, समझ गए? ये कड़ी रहेगी इस तरीके से, ये जरूर ध्यान रखना, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था एकीकृत है, कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, सीढ़ी नुमा। ठीक है ना साथियों, तो इस तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में राजस्व न्यायालय, कृषि भूमि संबंधी, कृषि भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं, जो हमारी खेतों की जो भूमि है ना उसको लेकर के, क्योंकि भूमि भी दो प्रकार की होती है, जो कि एक तो आप देखोगे आबादी क्षेत्र में होती है और एक आप देखोगे खेत की भूमि होती है, कृषि भूमि जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो कृषि भूमि संबंधी विवाद यहां होंगे। इसमें सर्वोच्च कौन होगा? जिला कलेक्टर, जो प्रशासनिक अधिकारी भी है और यहाँ जिलाधीश भी है, जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाएगा। तो राजस्व न्यायालय, राजस्व संबंधी विवादों का राज्य में जिले में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ध्यान देना, जिला कलेक्टर होता है, और उसके सहयोग के लिए सहायक अपर जिला कलेक्टर होता है, जो कि आप देखोगे इसे सहायक कह दो, अतिरिक्त कह दो, अपर जिला कलेक्टर भी कह सकते हो, जो जिले स्तर पर होता है। हालांकि पहले तो इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर आजकल तहसील स्तर पर भी बनाया जाने लगा, खंड स्तर पे, खंड स्तर के ऊपर भी बनाया जाने लगा है। उसके बाद में उपखंड अधिकारी, जो कि SDM, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, जो कि खंड स्तर पे होगा, खंड स्तर पे होगा, ध्यान देना। और उसके बाद में तहसीलदार, जो कि तहसील स्तर पर होगा, तहसीलदार। आ रही ना बात समझ में? कैसी लग रही है क्लास? बढ़िया लग रही है तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं,
उन तक ये पहुंचा दो कि जिले की न्याय व्यवस्था देखो एकदम सरल भाषा में अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। ये बात आप बोल देना कि हमारे 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 होशियार जी सर ने समझाया है, एक बार वीडियो देख कर तो देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आगे शेयर कर देना, और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है साथियों, ठीक है ना। आगे ना बात समय और अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। ये बात मैं बार बार आपको बोल भी रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा साथियों। गौर करो इस बात पे जो मैं कहता हूं ना, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। कुछ ऐसा करो कि दुनिया याद करे और आप जैसा करना चाहे। हाँ साथियों, उसके बाद में नायब तहसीलदार, जो कि तहसील पे भी कह सकते हो आप, तहसीलदार के बाद में होता है उप तहसीलदार भी कह सकते हो, नायब तहसीलदार भी कह सकते हो, जो कि उप तहसील स्तर पे जो उप तहसीलें भी बनाई गई है वहां पे प्रमुख कौन होगा, नायब तहसीलदार ही होता है। अगर नायब तहसीलदार नहीं होता तो यहाँ पे ये मानो तहसीलदार की ही जिम्मे होती है उप तहसील भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन इसके अंदर विवाद किसके होते हैं ये अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट करो। जो कि इसके अंदर भूमि के विवाद में, ध्यान रखना, भूमि के विवाद में किसको माना है, राजस्व विवाद को। जो कि कृषि भूमि के उत्तराधिकारी, जो हमारी कृषि भूमि है ना, खेत की जोतने वाली जो भूमि होती है, उसकी उत्तराधिकारी को लेकर के, नामांतरण को लेकर के, एक दूसरे के नाम चढ़ाया जाता ना, नामांतरण, जो कि पहले हमारे दादाजी के नाम थी, फिर पिताजी के नाम, हो सकता है हमारे भैया के नाम, वो होता है नामांतरण। हाँ जी साथियों, या फिर दादाजी मृत्यु हो जाए तो पिताजी के नाम आ जाती है। उस तरीके से खातेदारी भी होती है, धाना जमीनों की एक के बाद दूसरे के नाम चढ़ती है तो वो खातेदारी है। जैसे हमने सरकार से ले रखी है तो हमारी खातेदारी तो है ये मानो, क्योंकि हमारे पास संपत्ति का मूल अधिकार नहीं, कानूनी या विधिक अधिकार है। तो ये मानो जमीन एक तरीके से तो सरकार की है, राज्य की है, जबकि हम तो उसके खातेदार हैं, समझ गए ना, हम तो उसके खातेदार बन गए। और उसके बाद में लगान, जो भू राजस्व लिया जाता है, कई क्षेत्रों में लगान लिया जाता है, सभी में तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह भू राजस्व जो एकत्रित किया जाता है पटवार के द्वारा, वो लगान आदि के विवाद आते हैं। ध्यान देना, राजस्व न्यायालय में कृषि भूमि संबंधी, कृषि भूमि संबंधी एक तो उत्तराधिकारी, नामांतरण, खातेदारी और लगान, चार ही है इसके अंदर, इन्हें जरूर तैयार कर लेना साथियों, ठीक है ना, समझ गए। आगे ना बात पल्ले पड़गी ने। हाँ साथियों, तो सबसे पहले तो जाओगे आप नायब तहसीलदार के पास, जो कि उप तहसीलदार कह दो, जो उप तहसील स्तर पे होता है या तहसील के अंदर भी बैठता है। वहां से संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद में जाओगे आप तहसीलदार के पास तहसील स्तर पर, वहां से भी आप संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद में जाओगे आप खंड स्तर पे। कहां पे जाओगे, खंड स्तर पे। गौर कर लो इस बात को, ये क्रम ही तो महत्वपूर्ण है, इन कर्मों को ही याद रखना, स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण कैसे जाया जाता है। और सर्वोच्च शिखर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हाँ साथियों, उसके बाद में यहां से संतुष्ट नहीं तो उसके बाद में अपर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास जाओगे। कहां पे, जिला स्तर पे। उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर सर्वोच्च कौन है, राजस्व न्यायालय का जिले के अंदर जिला कलेक्टर, उसके पास जाओगे अपने विवाद को लेकर के। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए, अब ध्यान से सुनना साथियों, इसके बाद में ध्यान देना, जो कि संभागीय आयुक्त, इसके बाद में कहां जाओगे, संभागीय आयुक्त के पास, जो कि संभाग में बैठेगा, संभाग में होगा संभागीय आयुक्त, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद में जाओगे राजस्व अपीलीय अधिकारी के पास, राजस्व अपीलीय अधिकारी होगा, उसके पास जाओगे, अपीलीय अधिकारी के पास जाओगे, उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद में जाओगे राजस्व
मंडल अजमेर। कहा जाओगे? राजस्व मंडल अजमेर। वहां से भी संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद में आप जाओगे हाई कोर्ट। कहा जाओगे? उच्च न्यायालय। और उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ये क्रम तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। आगे बात सुनने, पहले तहसील स्तर पे नए तहसीलदार के पास, फिर तहसील स्तर पे तहसीलदार के पास जाओगे। उसके बाद में ये वही है प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन में हमने देखा था ना, सेम वही है। ये नोट कर लेना साथियों, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद में उपखंड अधिकारी के पास, फिर आप देखो अपर जिला कलेक्टर, अति जिला कलेक्टर के पास, उसके बाद में जिला कलेक्टर जो कि जिले में राजस्व न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नोट कर लेना, जिलाधीश जिसको हम कहते हैं, जिले का मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं। इसी कारण ये तो है वो न्यायिक आरजीएस अधिकारी है, या फिर आप कहोगे राज्यपाल द्वारा जो नियुक्ति की जाती है वो है, जिनको 7 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर आप देखोगे कौन से आरजीएस जो अधिकारी होते हैं राजस्थान के अंदर, न्यायिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो होंगे इसके अंदर, जबकि ये प्रशासनिक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रशासनिक होते हैं। नोट कर लेना। उसके बाद में संभागीय आयुक्त, उसके बाद में जो कि आप देखोगे राजस्व अपील अधिकारी के पास, और उसके बाद में राजस्व मंडल अजमेर, और उसके बाद में हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अंतिम, और उसके बाद में तो ऊपर ही जाना होगा भगवान के पास, क्योंकि अंतिम अपीलीय न्यायालय तो यही है। सभी की अंतिम अपील यहां होगी। नोट कर लेना, तीनों ही, चाहे दीवानी न्यायालय हो, चाहे फौजदारी न्यायालय हो, चाहे राजस्व न्यायालय, इनकी अंतिम अपील कहां पे होगी? जहां शुरुआत होगी वही उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाएगा। आगे बात समझे साथियों। तो इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण तो है ये बातें कि दीवानी विवाद कौन कौन से होते हैं, फौजदारी विवाद कौन कौन से होते हैं, और जबकि राजस्व विवाद कौन कौन से होते हैं। याद रखना साथियों, हमारे खेत की किसी किसान की रात को फसल चोरी हो गई, किसान की फसल चोरी हो गई, तो आप सोच रहे हो कृषि भूमि ना जीना, क्योंकि चोरी के लिए कौन सा होगा? फौजदारी न्यायालय होगा। बलात्कार के लिए कौन सा होगा? फौजदारी न्यायालय होगा। इसमें सर्वप्रथम आपको एफआईआर दर्ज करवानी होगी थाने में, फिर बाद में न्यायालय में चालान प्रस्तुत होगा। ये बात भी ध्यान देना। इन तीनों न्यायालयों के अतिरिक्त मैंने बता दिया कि जिले के अंदर कुछ अन्य न्यायालय भी होते हैं जो कि पारिवारिक न्यायालय होते हैं। उसके बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के मामलों से संबंधित होते हैं। उसके बाद में जो कि दुर्घटना से संबंधित, जो भी यातायात दुर्घटना हो जाती है ना, सड़क दुर्घटना से संबंधित भी न्यायालय अलग होता है, श्रम न्यायालय अलग होता है, उपभोक्ता मंच अलग होता है। और उसके बाद में मैंने पहले ही बता दिया साथियों, लोक अदालत जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना, जो कि हमारे राजस्थान में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। ग्राम न्यायालय, ग्राम अदालत है उसका तो जन्मभूमि है हमारा राजस्थान। सबसे पहले ग्राम अदालत कहां शुरू हुई थी? बरसी के अंदर हुई थी 2010 के अंदर, 27 नवंबर 2010। ये बस्सी कहां पे? बैसैसी, ध्यान देना, जयपुर में है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। जिले की न्याय व्यवस्था, आपके सिलेबस में टॉपिक क्या दे रखा है? जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में आपको ये 3 प्रकार के न्यायालय पढ़ने होंगे, क्योंकि जिले के अंदर नागरिकों के बीच में 3 प्रकार के विवाद माने गए हैं, और 3 प्रकार के विवादों के समाधान के लिए, निपटारे के लिए ये मानो 3 प्रकार के न्यायालय बनाए गए हैं। हाँ, इसके अलावा और न्यायालय वो अलग बात है। जैसे कि हम कहते हैं कि लोक अदालत न्यायालय से बाहर समझाइश के आधार पे, समझौते के आधार पे जो निर्णय कर लिया जाता है आपस में मिलजुल करके, उसे कहते हैं लोक अदालत, जनता की अदालत। ठीक है ना साथियों,
तो वो समझाइश के आधार पे होती है। फिर ग्राम न्यायालय छोटे स्तर पे बनाए गए हैं। ये सीढ़ी नुमा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इस तरीके से सीढ़ी नुमा आप कह सकते हो, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ सकते हो। और सर्वोच्च शिखर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ सकते हो। साथियों, मैंने कहा ना कि इनके विवादों की अंतिम सुनवाई, अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी। आ गई ना बात समझ में साथियों? तो ये रहेगी जिले की न्याय व्यवस्था। इस चार्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। क्या बता किस्मत से एक क्वेश्चन आ जाए, उस समय याद कर लेना होशियार जी सर को, क्या सही कह रहे थे सर, और वही क्वेश्चन आ गया क्या कि चोरी संबंधी विवाद कहाँ होंगे? फौजदारी न्यायालय में। जो कि हत्या जैसे गंभीर आरोप हो तो उसकी न्याय कहाँ होगा? यहाँ पे सत्र न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश के यहाँ पे। ठीक है ना साथियों? तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और गजब होगा। चिंता मत करो साथियों, जो भी नए टॉपिक लगे हैं ना वो जल्दी ही मैं आपको इस YouTube क्लास के माध्यम से करवा दूंगा। और उसके बाद में मैराथन क्लास, जो कि दोनों यूनिटों की 2 बड़ी क्लासें होगी, जिसके अंदर पूरी भारतीय राज व्यवस्था जो लगी है 2 यूनिटों में वो कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ साथियों, कॉलेज खुल चुके हैं, तो शायद मैं कॉलेज की जो बात कर रहा था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के जो BA के राजनीति विज्ञान की क्लासों के लिए, तो शायद वो अब हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मात्र 3-4 महीने का ही समय यूनिवर्सिटी देगी। तो सिलेबस को कम करे 50%, 60%, जो भी करे उसके बाद में ही पता चलेगा। ठीक है ना साथियों? तो इन तीनों न्यायालयों को जरूर तैयार कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके साथियों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा है, सुना है और समझा है, जो आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।